Hello everyone, welcome in my inorganic chemistry class. Students, in the last class we have already discussed about the rate of reaction. यानी कि हमने आपको लास्ट क्लास में केमिकल काइनेटिक्स के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बता दिया था कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो बच्चों आज हम रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में ही एक कर्व से बात करेंगे। हालांकि कर्व मैंने आपको कल बता दिया था, ग्राफ भी मैंने आपको कल बता दिया था। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो ग्राफ आता है वो कैसा आता है। देखिए बच्चों, कल हमने आपको बताया था कि कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में अगर हम कर्व खींचें तो ये कर्व कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में, कंसंट्रेशन दिस इज़ द कंसंट्रेशन जो कि हमने वाई एक्सिस पे ली थी, और ये रहा आपका टाइम जो कि हमने आपका लिया था एक्स एक्सिस पर। तो आज हम ग्राफ की बात करेंगे बच्चों। तो देखिए कंसंट्रेशन, इनिशियली जो कंसंट्रेशन होती है यानी कि स्टार्टिंग में केवल और केवल रिएक्टेंट होता है। तो ये आपका मान के चलिए ये जो कंसंट्रेशन है आपकी, ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, ठीक है। ये आपके कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की। तो इनिशियल में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हायर होती है, सबसे ज़्यादा होती है, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़ीरो होती है, यानी कि प्रोडक्ट ज़ीरो होता है, ठीक है बच्चों। तो जैसे जैसे टाइम के साथ हमने आपको बताया था कि टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होती जाती है, टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होती जाती है। और इसी तरह जिस टाइम रिएक्टेंट घट रहा होता है, इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो रही होती है, उसी टाइम प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज़ हो रही होती है। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी इंक्रीज़ होगी और ये भी आपके मैक्सिमम अमाउंट तक पहुंच जाएगी। तो ये थी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो कि टाइम के साथ डिक्रीज़ हो रही है, और ये था आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो कि टाइम के साथ इंक्रीज़ हो रही है। एक टाइम वो आता है बच्चों जहाँ पर दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाती है। इस टाइम पर जब दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाए, इसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। तो ये जो कर्व है बच्चों, ये कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के लिए। और अब हम जो कर्व बता रहे हैं आपको, तो हम बात करेंगे वेलोसिटी और टाइम कर्व, ठीक है। वेलोसिटी और टाइम के बीच में अगर हम कर्व खींचें, वेलोसिटी मतलब वेग, वेलोसिटी का मतलब होता है बच्चों वेग। तो वेलोसिटी और टाइम के बीच में हम यहाँ ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो रेट ऑफ वेलोसिटी या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन एक ही बात है। वेलोसिटी को हम रेट भी कह सकते हैं बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया था। दर, अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग एक ही बात होता है, ठीक है बच्चों। तो हम सब जानते हैं कि इनिशियल में रिएक्टेंट सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए इनिशियल यानी कि स्टार्टिंग में जो रिएक्टेंट होगा वो तेज़ी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, और टाइम के साथ साथ वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होती जाएगी। तो बच्चों टाइम के साथ साथ रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। तो टाइम के साथ साथ रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होती जाती है, लेकिन ये कर्व कभी भी एक जीरो पर टच नहीं करेगा। टाइम के साथ साथ रेट ऑफ रिएक्शन कम जरूर हो रही है, एक्सपोनेंशियली कम हो रही है, यानी कि चर घातांकी रूप से रेट ऑफ रिएक्शन या वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज होती है, घटती है चर घातांकी रूप से, यानी कि एक्सपोनेंशियली। लेकिन बच्चों कभी भी जीरो नहीं होती। ये जो कर्व है ये इनफाइनाइट पर जाकर टच करेगा। इट मीन्स कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो जीरो नहीं होती। अंडरस्टैंड? इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि कभी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती है। आपको ये बात ध्यान रखना है। तो क्योंकि आपने एक कर्व बनाया था, देखिए रेट ऑफ, हमने यहाँ पर कंसंट्रेशन जो आपको बताई है रिएक्टेंट की, ये आपने देखा कि धीरे धीरे टाइम के साथ कम हो रही है, लेकिन जीरो कभी नहीं हो रही। आपने देखा ये कर्व भी एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है। इसी तरह ये वाला ग्राफ भी एक दूसरे को टच नहीं करेगा, ठीक है। ये टच नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये कभी जीरो नहीं होगा। इसका मतलब रिएक्टेंट पूरा कभी भी कंप्लीट ख़त्म नहीं होता। इसका मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होती, उसको कंप्लीट होने में इनफाइनाइट टाइम लगता है, यानी कि अनंत समय लगता है, ठीक है ना। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को अगर हम देखें तो वो कभी कंप्लीट नहीं होती है, क्योंकि उसकी रेट कभी क्यों कंप्लीट हो जाएगी तो रिएक्शन रुक जाएगी। इसका मतलब रिएक्शन कभी रुकती नहीं है, वो कभी जीरो नहीं होती। समझ में आया? यानी कि रिएक्शन की वेलोसिटी कभी जीरो नहीं होती, इसका मतलब रिएक्शन कभी नहीं रुक सकती। इट मीन्स कुछ ना कुछ रिएक्टेंट के पार्टिकल ऐसे रह जाते हैं जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते। कोई भी केमिकल रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होती। तो इन कर्व से हमें ये बात पता चलती है। बच्चों अब हम आज पढ़ाने जा रहे हैं आपको टाइप ऑफ वेलोसिटी ऑफ रिएक्शंस, यानी कि अभिक्रिया वेग के प्रकार, टाइप्स ऑफ
रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन और वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। यानी कि इसका मतलब बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं अभिक्रिया दर के प्रकार या अभिक्रिया वेग के प्रकार। अभिक्रिया वेग के प्रकार कि रेट ऑफ रिएक्शन कितने प्रकार की होती है, कितने टाइप की होती है रेट ऑफ रिएक्शन, आज हम ये स्टडी करने जा रहे हैं बच्चों। तो मोस्टली सबसे नंबर 1 पे आज हम पढ़ने वाले हैं एवरेज रेट। एवरेज रेट यानी कि औसत वेग, ठीक है ना, अभिक्रिया का औसत वेग क्या होता है, ठीक है ना, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन या एवरेज वेलोसिटी। देखिए इसको हम डिनोट करते हैं बच्चों आर एवरेज से, इसको डिनोट करते हैं, इसको दर्शाते हैं आर एवरेज से। तो रेट ऑफ रिएक्शन में हम एवरेज रेट आज फाइंड आउट कर रहे हैं, जिसे हम शो करते हैं बच्चों आर एवरेज से। तो चलिए कैसे निकालते हैं। देखिए आपने कंसंट्रेशन टर्म्स में, कंसंट्रेशन में और टाइम में एक ग्राफ प्लॉट किया था, एक ग्राफ बनाया था। आज हम उसी ग्राफ को बनाना जा रहे हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन बताएंगे कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। देखिए सपोज दैट आपको हम ये कहते हैं कि एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस, चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे वो प्रोडक्ट हो, कोई सा भी हो सकता है, ठीक है ना, विद द चेंज इन टाइम। यानी कि हम ये कह सकते हैं टाइम टेकन इन चेंज एंड द चेंज इन द कंसंट्रेशन। इसका जो रेशो आएगा, इसका जो अनुपात आएगा, उसे हम एवरेज रेट कहते हैं। यानी कि आपका बच्चों रेट एवरेज जो होती है वो होती है माइनस प्लस डेल सी कंसंट्रेशन अपॉन डेल टी, ठीक है बच्चों। ये एक जनरल फॉर्मूला आता है एवरेज रेट का। ये क्या होता है, देखिए डेल सी हियर, यहाँ पर आपका जो डेल सी है ये है चेंज इन द कंसंट्रेशन, चेंज इन द कंसंट्रेशन, और यहाँ आपका डेल टी जो है बच्चों वो है टाइम टेकन इन चेंज, टाइम टेकन इन दिस चेंज। इस चेंज में जो टाइम लिया गया है वो टाइम है ये, ठीक है ना। हिंदी में डेल सी का मतलब होता है बच्चों सांद्रता में परिवर्तन, और टाइम टेकन इन दिस चेंज इसे कहते हैं परिवर्तन में लगा समय, परिवर्तन में लगा समय, ठीक है बच्चों। तो सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। तो द रेशो ऑफ द चेंज इन द कंसंट्रेशन एंड टाइम टेकन इन दिस चेंज इज नॉन एज एवरेज वेलोसिटी। यानी कि ये होता है बच्चों आपका एवरेज वेलोसिटी। इन दोनों का जो रेशो होगा उसे हम एवरेज वेलोसिटी कहेंगे। अब बच्चों अगर हम बात करें दोनों के ग्राफ से, रिएक्टेंट के ग्राफ से और प्रोडक्ट के ग्राफ से, अगर हम एवरेज रेट निकालें तो कैसे निकालेंगे। देखिए ग्राफ से कैसे निकालते हैं एवरेज रेट, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो एवरेज रेट, ठीक है ना, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन with the help of graph, with the help of graph, ग्राफ की सहायता से हम यहाँ पर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं बच्चों। देखिए कैसे निकाल रहे हैं, बिल्कुल ध्यान समझेंगे इस चीज़ को बच्चों। ये रहा आपका ग्राफ, ये रहा आपका ग्राफ। इस ग्राफ में मैं पहले ग्राफ ले रहा हूँ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के और टाइम के बीच में, ठीक है। एक्स एक्सिस पर मैंने टाइम लिया, वाई एक्सिस पर मैंने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, आर का मतलब रिएक्टेंट यानी कि क्रियाकारक की कंसंट्रेशन वाई एक्सिस पर ली। तो बच्चों वी नो वेरी वेल, टाइम के साथ साथ हम जानते हैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, और टाइम के साथ साथ ये डिक्रीज हो गई है, ठीक है। हम ये मान के चलते हैं कि एक टाइम पर इनिशियल, ये आपका t1 टाइम है बच्चों, ये टाइम है t1। इस t1 टाइम पर
आपकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है R1। सपोज दैट R1 T1 टाइम पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थी, लेकिन T2 टाइम पर, ये टाइम ले लिया मैंने T2, और इस टाइम पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हो जाती है बच्चों R2। वी नो वेरी वेल, यहाँ पर हम सब जानते हैं R1 ज़्यादा है R2 से, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो निकला है, ये जो निकला है बच्चों, y एक्सिस पर आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक रहेगा डेल्टा टी, और x, ये तो है x एक्सिस पर, और y एक्सिस पर यहाँ से लेकर यहाँ तक रहेगा बच्चों डेल्टा r। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक रहेगा डेल्टा r। और बच्चों इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच में मैं एक टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा खींचता हूँ। मैं आपको एक स्पर्श रेखा खींच के बताता हूँ। इस कर्व में इस पॉइंट के बीच में मैंने एक स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट डाला, और इस टेंजेंट का मुझे स्लोप निकालना है बच्चों। इस टेंजेंट का मुझे क्या निकालना है? स्लोप। स्लोप यानी कि ढाल, जिसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो स्लोप जो होता है बच्चों वो होता है टेन थीटा, और टेन थीटा जनरली निकाला जाता है y अपॉन x से, ठीक है ना। x y एक्सिस पर आपके पास है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस देखिए इस पॉइंट को डेल r, डेल कंसंट्रेशन ऑफ r, और x एक्सिस पर है आपका डेल t, और बिकॉज स्लोप नेगेटिव में है इसलिए ये माइनस में आएगा। तो माइनस का डेल आर अपॉन डेल टी यहाँ पर निकला है। डेल आर अपॉन डेल टी में हम इसे कह सकते हैं कि डेल आर कैसे निकालते हैं बच्चों? डेल आर है चेंज इन द कंसंट्रेशन। तो आपके पास R1 ज़्यादा है R2 से, और डेल निकाला जाता है फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल R2 है माइनस इनिशियल R1 है, अंतिम माइनस प्रारंभिक। ये जो प्रारंभिक है इसकी वैल्यू ज़्यादा है, इसकी वैल्यू कम है, तो जो भी वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में आएगी बच्चों ऑटोमेटिकली। अब देखिए बच्चों यहाँ पर आपका जो निकल के आता है डेल टी, वो निकाला जाता है T2 माइनस T1 से, T2 माइनस T1, और यही होता है बच्चों, इसे ही हम कहते हैं रेट एवरेज, ठीक है। तो इस तरह रिएक्टेंट के ग्राफ से भी हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। और अगर इसी ग्राफ को हम प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करें, प्रोडक्ट का ग्राफ बनाएं, तो प्रोडक्ट का ग्राफ कुछ ऐसा जाता है। इसमें हमने यहाँ पर ले लिया T1 और यहाँ पर ले लिया, सॉरी दिस इज T1 एंड दिस इज T2, और T1 पर कंसंट्रेशन और T2 पर कंसंट्रेशन, ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है। T1 पर P1 और ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन P2 T2 पर। तो बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टाइम इंटरवल हो जाएगा दैट इज़ डेल्टा T, और यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा डेल्टा P, और इसका जो स्लोप आएगा वो पॉजिटिव आएगा बच्चों। तो यहाँ जो स्लोप निकलेगा m इज इक्वल टू टेन थीटा, और टेन थीटा यहाँ निकलेगा बच्चों आपका डेल P अपॉन डेल T, डेल P अपॉन डेल T। दिस इज़ द एवरेज रेट। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ एवरेज रेट विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट, रेट एवरेज इज इक्वल टू डेल कंसंट्रेशन ऑफ P अपॉन डेल T। डेल P कैसे निकालते हैं? P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। दिस इज़ द एवरेज रेट विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि उत्पाद के अंदर परिवर्तन, उत्पाद की सान्द्रता में परिवर्तन से भी हम औसत वेग निकाल सकते हैं किसी भी अभिक्रिया का। ये ग्राफ की हेल्प से हम बच्चों यहाँ से यहाँ तक का जो ये स्लोप निकालते हैं, और ये स्लोप ही एवरेज रेट को रिप्रेजेंट करेगा। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में स्लोप पॉजिटिव होता है तो एवरेज रेट पॉजिटिव आएगी, और यहाँ पर रिएक्टेंट कंसंट्रेशन में स्लोप नेगेटिव होता है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव बच्चों मैंने आपको कल भी बताया था केवल इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट को बताते हैं।
यानी कि वृद्धि और कमी को बताते हैं। माइनस का साइन ये बताता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में टाइम के साथ कमी हुई है, और प्लस का साइन ये बताता है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ इंक्रीज होती है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट अगला है हमारा, नेक्स्ट है बच्चों हमारा अगला हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस क्या होता है? देखिए अभी हमने 2 टाइम इंटरवल के साथ बताया है आपको कि अभी हमने जो आपको बताया उसमें 2 टाइम इंटरवल था, T1 से T2 में कितना चेंज आया है। लेकिन अगर मैं इंस्टेंट एग्जैक्ट टाइम पर निकालूं तो उसे कहते हैं इंस्टेंट। फॉर एग्जांपल देखिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये क्या होती है? ये सेकंड टाइप की वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हिंदी में बोलते हैं तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग। ठीक है, तो तात्क्षणिक वेग कैसे निकालते हैं बच्चों? देखिए मैं वापस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन वाले ले रहा हूँ। वैसे तात्क्षणिक वेग होता क्या है? इंस्टेंट टी टाइम पर किसी रेट ऑफ रिएक्शन में जो चेंज आता है उसे हम कहते हैं तात्क्षणिक वेग। ठीक है ना, इंस्टेंट वेलोसिटी एट द टाइम टी। ठीक है ना, द वेलोसिटी एट द टाइम टी, यानी कि टी टाइम पर, एग्जैक्ट टाइम पर जितनी वेलोसिटी, जितना चेंज रेट ऑफ रिएक्शन में आता है उसे हम वेलोसिटी कहते हैं, इंस्टेंट वेलोसिटी कहते हैं। बच्चों देखो मैं आपको फिर बता देता हूँ। जैसे सपोज दैट ये ग्राफ है, इस ग्राफ में अभी हमने 2 जगह चेंज किया था। देखिए ये रेट ऑफ, ये आपके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है और ये आपका टाइम है। ठीक है, वी नो दैट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ डिक्रीज होती है, ये सबको पता है। और अभी अभी मैंने बताया कि T1 टाइम पर, अभी बताया मैंने T1 टाइम पर, ये T1 टाइम पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है R1, ये T2 टाइम पर है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन R2। अभी बताया मैंने आपको ये सारी बात। लेकिन बच्चों हमें निकालना है इंस्टेंट, तो इंस्टेंट के लिए मानो मुझे टी टाइम पर निकालना है, तो मैंने बहुत कम टाइम इंटरवल लिया है। और अब मैंने बहुत कम टाइम इंटरवल कितना लिया है? dt, ये मेरा टाइम इंटरवल है, बहुत कम माइन्यूट टाइम इंटरवल है। तो माइन्यूट टाइम इंटरवल पर जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज आएगा वो भी बहुत कम आएगा। यानी कि जो चेंज आया यहाँ पर, इस पॉइंट पर मैं एक टेंजेंट डालूंगा और उस टेंजेंट का स्लोप निकालूंगा। तो स्लोप वी नो वेरी वेल, ये जो चेंज आया कंसंट्रेशन में दैट इज द dr इंस्टेंट, क्योंकि बहुत माइन्यूट टाइम इंटरवल है, बहुत कम अल्प समय अंतराल है, तो यहाँ पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में भी अल्प चेंज आएगा, बहुत ही कम परिवर्तन आएगा। तो यहाँ उस पॉइंट पर मैंने एक स्पर्शरेखा खींची है, एक स्पर्शरेखा खींची है और उसका मुझे ढाल निकालना है। तो इस पॉइंट पर स्पर्शरेखा खींची है जिसका मुझे ढाल निकालना है। तो स्लोप मुझे यहाँ फाइंड आउट करना है, m = tan थीटा। m का मतलब स्लोप यानी कि ढाल, tan थीटा बराबर होता है y/x। तो y एक्सिस पर आपका dr है और x पर आपका dt है, तो यह आ जाएगा dr/dt। और बच्चों dr/dt जो आएगा, बिकॉज स्लोप नेगेटिव में है इसलिए किस में आएगा? माइनस में आएगा। तो स्लोप आएगा आपका -dr/dt। तो ये इंस्टेंट है एट द टाइम t। जब टाइम इंटरवल बहुत कम होता है तो कंसंट्रेशन के अंदर जो चेंज है वो भी बहुत माइन्यूट आएगा। अंडरस्टैंड बच्चों? अगर आपको इसी तरह प्रोडक्ट से निकालना है, तो प्रोडक्ट से भी निकाला जा सकता है। तो एट दैट टाइम, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम, मुझे बहुत कम टाइम इंटरवल मैंने लिया है dt, तो उस टाइम इंटरवल पर मैंने एक पॉइंट लगा दिया और उस पर एक टेंजेंट डाल दी बच्चों। और इसका स्लोप में जब निकालूंगा दैट इज़ m, और m जो है वो आता है tan थीटा। और दो बहुत ही माइन्यूट चेंज यहाँ पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में होगा, बहुत ही अल्प परिवर्तन होगा प्रोडक्ट कंसंट्रेशन में, दैट इज़ dp। ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज आएगा, तो आपका स्लोप निकलेगा dp/dt। ये एट दैट टाइम, जिस टाइम पर आपको कंसंट्रेशन में चेंज दिया गया है उसी टाइम को, उसी चेंज को हम उसी टाइम से डिवाइड करते हैं, तो इंस्टेंट वेलोसिटी आती है। तो बच्चों आर इंस्टेंट कैसे निकालेंगे रिएक्टेंट से? माइनस का dr/dt। और आर इंस्टेंट प्रोडक्ट से कैसे निकालेंगे? प्लस का dp/dt।
तो ये जो स्मॉल डी होता है इसका मतलब है स्मॉल चेंज। टाइम में स्मॉल चेंज लिया है तो आपको कंसंट्रेशन में भी स्मॉल चेंज आएगा, बहुत कम चेंज आएगा। तो बच्चों ये थी इंस्टेंट वेलोसिटी। इंस्टेंट वेलोसिटी आप किसी भी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन और टाइम का कर्व के आप किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट का जो स्लोप फाइंड करोगे वही इसकी इंस्टेंट वेलोसिटी होगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वेलोसिटी आती है तीसरे नंबर की जो हम पढ़ने जा रहे हैं, और वो है आपकी इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी तो t इज इक्वल टू 0 पर जो वेलोसिटी होती है, t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी टाइम कर्व आपने लिया और t इज इक्वल टू 0 पर जो वेलोसिटी होगी वही बच्चों आपकी इंस्टेंट वेलोसिटी होगी। ठीक है, इंस्टेंट वेलोसिटी t इज इक्वल टू 0 पर जो वेलोसिटी आएगी, यानी कि जो चेंज आएगा, स्लोप आएगा। आप एक काम करो, कंसंट्रेशन कर्व डालो, कर्व और टाइम, कंसंट्रेशन टाइम के कर्व में आपने t इज इक्वल टू 0 पर एक टेंजेंट डाला और उस टेंजेंट का जो स्लोप फाइंड आउट करोगे, एक स्पर्श रेखा डाली t इज इक्वल टू 0 पर, और उस स्लोप का m जो आप निकालोगे tan थीटा, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी। तो बच्चों अब हम आपको नेक्स्ट पॉइंट टॉपिक जो है वो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड टेक केयर।